तो क्या इस घोषणा में देरी हो गई जिसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा? जो एक हम लोगों ने नारा मनोबल बनाने के लिए कार्यकर्ताओं का दिया था, ईडी वगैरह ये सब तो कांग्रेस के पास थी नहीं, वो तो उसका उपयोग उन्होंने किया। अभी हाल में ही कांग्रेस में कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार रहते ही उन्होंने सीएम का चेहरा बदला है, डीके शिव कुमार को सीएम बनाया। आप उस शपथ ग्रहण में गए थे। एक तो 2.5 साल का फॉर्मूला होता ही नहीं। आप लोगों को अंदाजा नहीं था क्या कि ये भी एक ऐसे पॉइंट बन सकता है जो आज की ध्रुवीकरण की राजनीति को छत्तीसगढ़ में भी प्रभावित करेगा? तो आरएसएस का जो मकसद है वो सफल हो गया। तो अडानी और अंबानी कितनी बड़ी ताकत है आज देश में? तो ये हवस सी एक हो गई है कि निकाल लो जितना निकालना है। देखिए, टाटा बिरला थे तो सरकार से एक दूरी भी दिखती थी। टाटा ने कई बार सरकार को क्रिटिसाइज भी किया। आज आप सोच सकते हैं कि कोई कर पाएगा? देश की सियासत आज उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जब राजनीतिक विरोधियों को दुश्मन की तरह देखा जा रहा है। इतनी कटुता शायद हिंदुस्तान के इतिहास में पहले कभी नहीं देखी गई। सड़क से संसद तक जिस तरह की कटुता राजनीतिक दलों के बीच, राजनेताओं के बीच, चुनावी मंचों से लेकर सार्वजनिक मंचों तक देखी जा रही है, उसमें संतोष की बात यह है कि आज भी कुछ ऐसे नेता हैं जो अपनी संजीदगी और अपनी भाषा, अपनी शालीनता से एक खास जगह बनाए हुए हैं और एक उम्मीद भी कि भारतीय सियासत में कुछ चीजें बची हुई हैं। ऐसे ही राजनेताओं में एक नाम है टीएस सिंहदेव बाबा। बेशक वो उनकी पार्टी कांग्रेस आज छत्तीसगढ़ में सत्ता में नहीं है, लेकिन बाबा उन नेताओं में से हैं जिन्हें सत्ता और सियासत की हनक छू तक नहीं सकी है। एक शालीन नेता, एक शालीन राजनेता से आज हम रूबरू हो रहे हैं और उनसे लंबी बातचीत करेंगे उनके लंबे तजुर्बे पर और देश के हालात पर। इस बातचीत में द लैंस के मेरे सहयोगी दानिश अनवर भी होंगे। टीएस सिंहदेव बाबा, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। बाबा, बातचीत की शुरुआत मुझे लगता है कि वहां से हम करें कि छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव सरकार जो है, साय सरकार, उसको 2.5 साल हो चुके हैं और मुझे लगता है कि 30 महीने उस सरकार के बीत चुके हैं। तो अब तक का कार्यकाल आप किस तरह देख रहे हैं? निराशाजनक रहा। इसमें किसी भी सरकार से आदमी उम्मीद करता है, किसी भी दल की हो, कि कम से कम प्रदेश के लिए कुछ बेहतर करे। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन विकास के काम गति पकड़ते दिखें, प्रशासन संवेदनशील हो, लोगों को राहत महसूस हो, आम नागरिकों को। कांग्रेस भाजपा को अलग छोड़ दें तो जिस पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं उनको लगता है हमारी सत्ता है, हमारी ज़्यादा चले, लेकिन आम नागरिक को लगना चाहिए कि हमारी सुनी जा रही। तो वो कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं हो पाई। तो ये ग्राउंड पर आप का अनुभव क्या है? आज ही हम लोग के जिले के प्रभारी मंत्री ओपी चौधरी जी हैं। प्रेस के साथियों का एक कॉल आया, उन्होंने कहा कि बाबा एक रिकॉर्डिंग करके भेज दे। ओपी चौधरी जी आए और उन्होंने कहा कि यहाँ का मेडिकल कॉलेज जो नहीं बना, वो आपके यहाँ के जो पहले विधायक थे, मंत्री थे, उनसे हिसाब किताब लीजिए। और जय बीरू की जोड़ी वो ऐसी चली कि काम नहीं हुआ इत्यादि। 2.5 साल आपने कहा उनको हो गए, 30 महीने उनको हो गए। और मुझे ध्यान है कि दलगत सीमाओं को छोड़ के, क्योंकि मैं भी जुड़ा हुआ था, स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा हुआ था, स्वास्थ्य शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ था, मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर से अन्य मेडिकल कॉलेजों के साथ जुड़ा हुआ था। तो यहाँ की कॉलेज की बिल्डिंग और कॉलेज तो चालू हो गया, लेकिन हॉस्पिटल जो था मेडिकल कॉलेज का, वो बिल्डिंग अधूरी थी। बजट से ज़्यादा खर्च हो गया था और सैंक्शन मिलना और पैसे रिलीज होना उस समय नहीं हुआ। तो चौधरी जी ने उस बात को याद रखा और अपनी नाकामी छुपाने की जय वीरू के नाम पे कोशिश की कि 2.5 साल से जो आपका प्रश्न था वो सरकार में है। मैंने सरकार जैसे ही आए, बजट प्रस्तुत होना था, मैंने अपनी ओर से
फोन से भी बात की, निवेदन भी किया, पत्र भी भेजा कि अधूरा है, इसके लिए पैसे अगर बजट में दे देंगे तो मेहरबानी होगी। बजट में आया, पहले साल आया, दूसरे साल आया, तीसरे साल आया, लेकिन काम अभी तक चालू नहीं हो पाया, टेंडर अभी तक नहीं लग पाया और ओपी चौधरी जी पहुंच गए जय वीरू पे। ये बताइए कि चुनाव को अभी अब ऑलमोस्ट आधा, जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि 30 महीने हो चुके हैं, तो जय वीरू की जो जोड़ी है अगले चुनाव के लिए कितनी तैयार है? तैयार है, हर तरफ से अपनी अपनी जवाबदारियां जैसी मिली हैं। भूपेश जी को भी जनरल सेक्रेटरी के रूप में पंजाब की जवाबदारी मिली है, CWC के मेंबर हैं, कई प्रांतों में चुनाव होते हैं, उनको जाना पड़ता है, लेकिन बीच में देखिए इस अंतराल में वो समय निकालते हैं और छत्तीसगढ़ का दौरा लगातार करते हैं। अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी तक सीमित नहीं है, दुर्ग तक सीमित नहीं है, पूरे छत्तीसगढ़ में दौरा वो भी कर रहे हैं। हम लोग भी अपने तरफ से प्रयास यही करते हैं कि संपर्क में लोगों से बने रहें, अपने क्षेत्र में भी, छत्तीसगढ़ में भी, और संगठन के माध्यम से जो तैयारियां चल रही हैं वो पृथक से चल रही हैं। इस तैयारी के बीच में क्या आपने कभी व्यक्तिगत तौर पर आकलन किया कि पिछली बार क्या गड़बड़ हो गई थी, कि क्यों कांग्रेस, जिसको लेकर के ये था कि आपकी स्थिति बेहतर थी और ऐसी कोई बहुत बड़ी चीज नजर नहीं आ रही थी जिसकी वजह से जाना पड़ा? हम लोगों ने लोगों का विश्वास अगर 3 खंडों में छत्तीसगढ़ को बांटे, एक मैदानी इलाका जो कृषि प्रधान हम कहते हैं, दूसरा ट्राइबल एरिया जहां 26 सीटें हैं, बस्तर और सरगुजा संभाग को ले लीजिए, और तीसरा शहरी क्षेत्र ले लीजिए जहां आधे से ज्यादा नगरीय निकाय के मतदाता हैं। हम जब यहाँ बात कर रहे हैं TS बाबा से, तो मौसम अचानक बदल गया है और बारिश के बीच और खासी गर्मी देश की सियासत में है, लेकिन ये मुलाकात, जैसा मैंने कहा था शुरू में, कि हम एक ऐसे नेता से रूबरू हैं जो मृदुभाषी हैं और उनसे मिलो तो एक तरह का कहना चाहिए कि एक नमी उनकी बातचीत में होती है, पर ये देखते देखते मौसम नमी से बारिश की ओर आ गया है और अब हम बारिश के बीच बाबा के साथ बैठे हुए हैं। राजकुमार कॉलेज, जो यहाँ मशहूर रायपुर का रियासत के ज़माने का, अंग्रेज़ों के ज़माने का जो कॉलेज था, जो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के राज परिवार के बच्चों के लिए ये स्थापित किया गया था। और चूंकि TS बाबा राजकुमार कॉलेज के ट्रस्टी हैं, तो बतौर ट्रस्टी वो यहाँ आते हैं और उन्होंने हमें द लैंड्स को, मुझे और मेरे सहयोगी को यहीं बुलाया था और इस बातचीत को हम लगातार कंटिन्यू करेंगे। अभी आपने देखा कि बारिश होने लगी यहाँ रायपुर में और हम राजकुमार कॉलेज के बहुत खूबसूरत परिसर में हैं और हमको बारिश की वजह से जगह बदलनी पड़ी और बातचीत का ये सिलसिला हम आगे बढ़ा रहे हैं TS सिंहदेव बाबा के साथ। बाबा, बातचीत को फिर से शुरू करते हैं क्योंकि छोटे से ब्रेक के बाद, क्योंकि बारिश आपने देखा कि किस तरह से लेकिन बहुत खूबसूरत नज़ारा है और हम इस सिलसिले को आगे बढ़ा रहे हैं और मैं वहीं से शुरू कर रहा हूँ बातचीत दोबारा से कि कहाँ गड़बड़ हो गई थी पिछली बार। कई कारण रहते हैं, हार के भी जीत के भी, कोई एक कारण नहीं रहता, लेकिन अगर क्षेत्रवाद, उसको मैं अपने विश्लेषण के लिए 3 भाग में छत्तीसगढ़ के परिणाम को बांटता हूँ। एक मैदानी इलाका जिसमें 44 सीटें आती हैं और एक ट्राइबल एरिया जिसको बोलते हैं बस्तर और सरगुजा संभाग, 26 सीटें आती हैं, और तीसरा शहरी इलाका जहां या तो 100% या 50% से ज्यादा मतदाता शहरी क्षेत्रों के हैं, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम क्षेत्र के हैं। तो 20 सीटें हैं शहरी क्षेत्र में। इनमें 2018 में हम लोग शायद 17 सीटें जीते थे, अब की 3 जीते। जो ट्राइबल बेल्ट को हम लोग बस्तर और सरगुजा संभाग 26 सीटों का कहते हैं, 2018 में हम लोग 25 सीटें जीते थे। बाई इलेक्शन में 26वीं भी जीते, लेकिन 18 में 26 में 25 जीते, अब की 4 जीते। तो चुनाव तो यहीं खत्म हो गया। और जो मैदानी इलाका था वहां लगभग यथास्थिति रही, बल्कि 1 सीट ज्यादा आई।
44 सीटों का ये जो मैदानी इलाका शेष जो बच गया, उसमें 27 सीटें आई थी 2018 के चुनाव में, अब की 28 सीटें आई। तो इससे आप विश्लेषण करिए कि कुछ ट्राइबल एरिया में गड़बड़ हुआ, कुछ शहरी एरिया में गड़बड़ हुआ। सरकार या हम लोग की उपस्थिति या हम लोग का जो परसेप्शन था मतदाताओं के बीच में, इसमें कोई ना कोई फर्क आया, क्योंकि बाकी जगह क्यों नहीं आया? इनने महतारी वंदन इंट्रोड्यूस किया तो मैदानी इलाके में भी तो किया, केवल ट्राइबल एरिया में या शहर में उसका प्रभाव पड़ा ऐसा भी नहीं है। तो महतारी वंदन का प्रभाव इन 44 सीटों में क्यों नहीं पड़ा? पड़ा, हर जगह पड़ा, इसमें कोई शक नहीं है। और ज्यादा मतों से हो सकता है कि जहां जीते वहां जीत सकते थे, जहां हारे वहां जीत सकते थे, लेकिन जिसे हम मैदानी इलाका कहते हैं, राइस बोल का, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, महासमुंद, बलौदा बाजार इत्यादि 44 सीटें आप निकाल लीजिए। ये मुख्य कारण यहां से आप बांटिए। ट्राइबल बेल्ट में क्या हुआ, क्यों 25 के बाद हम 4 पे आ गए, 21 सीटें कम हो गई? तो ट्राइबल बेल्ट में क्यों ऐसा हुआ? बस्तर में भी, सरगुजा संभाग में एक भी सीट नहीं आई। सिर्फ राजनांदगांव के कुछ हिस्से में, राजनांदगांव और मोला मानपुर वाले इलाके में कुछ सीटें मिली हैं, वहां मिले। वो ट्राइबल बेल्ट जो था मोहला मानपुर का, वहां तो जीते, पर ये 26 के बाहर हैं, 29 सीटें ट्राइबल हैं। हाँ, बस्तर और सरगुजा संभाग में भी जनरल सीटें भी हैं अनारक्षित, 4 या 5 अनारक्षित सीटें हैं। मनिंदगढ़, बैकुंठपुर, सूरजपुर में 2, सरगुजा में 1, तो 5 सीटें वहां अनारक्षित है। लेकिन ट्राइबल बेल्ट और बस्तर एरिया 12 में से 1 सीट अनारक्षित है, बाकी 11 ट्राइबल सीटें। तो ट्राइबल सीटों के अतिरिक्त जो ट्राइबल सीटें हैं उसको अपन नहीं जोड़ रहे, वहां जीते भी कई जगह, लेकिन यहाँ हारे। तो मैतारी वंदन योजना जो 2023 के चुनाव की जब बात होती है, तो मैतारी वंदन योजना जो है वह एक बड़ा इम्पैक्ट साबित हुआ है रिजल्ट को प्रभावित करने के लिए। तो क्या कांग्रेस ने भी, जब मैतारी वंदन योजना की भाजपा ने घोषणा की, घोषणा पत्र में लाया, तो कांग्रेस ने भी 15,000 रुपए सालाना, मतलब अगर मंथली ब्रेक करें तो 1250 करोड़ लगभग पड़ता है। तो क्या इस घोषणा में देरी हो गई जिसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा? देरी तो हुई, इसमें इनकार नहीं किया जा सकता, देरी हुई। और तब तक तो चुनाव आ गया था, दिवाली का समय था, दिवाली के दिन भूपेश जी ने घोषणा की थी और लागू हुआ। उसके बाद प्रेस सब बंद थे, प्रेस से छप के वो पैम्पलेट निकलते तो 2 दिन और निकल गया था, तो वोटिंग का दिन आ गया, तो वो प्रसारित भी नहीं हो पाया। और जिनने पहले बोल दिया, ये आपका आफ्टर थॉट सा लगा कि आप औपचारिक बोल दे रहे हैं, तो उसके बाद पर एक आम तौर पर यह था कि कांग्रेस के खिलाफ कोई वैसा माहौल नहीं है। आप लोग का भी आकलन शायद इसी तरह का था। जीतने का तो था, इसमें कितनी सीटें आएंगी मुझे नहीं लगता था कि 75 पार होगा, जो एक हम लोगों ने नारा मनोबल बनाने के लिए कार्यकर्ताओं का दिया था। तो जो मिसिंग है, वो गैप जो है, वो आज यदि बात करें तो 2-3 पॉइंट क्या हो सकते हैं? एक, ट्राइबल बेल्ट में जो सर्व आदिवासी समाज जैसी संस्थाएं थी जिनके साथ और तालमेल हो सकता था, एनजीओज थी, ज्यादा ट्राइबल बेल्ट में काम करती हैं, इनके साथ जो बेहतर समन्वय हो सकता था, वो मुझे लगता है कि हम लोग नहीं कर पाए। क्योंकि विकास के कामों में या अन्य कामों में आप देखिएगा तो कमी नहीं है। स्कूल खुले, इंग्लिश मीडियम के स्कूल खुले, रोडों का बनना, गौठानों का निर्माण, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को इनकरेज करना, एमएसपी देना, फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे एमएसपी देना, कोदो कुट की रागी पे एमएसपी देना, यानी बहुत सारे ऐसे काम हुए थे जिसकी वजह से लगता था कि हमको जीतना चाहिए, क्योंकि पब्लिक के लाभ की चीजें थी। सीधे सीधे लोगों के जेब में इस माध्यम से पैसा ज्यादा जा रहा था। फिर भी कहीं ना कहीं कोई चूक हो गई कि हार जीत कितने से होता है, 5-10 हजार वोट, लाखों का तो अंतर होता नहीं है। तो 5-10 हजार वोट में ये जो गैप है। मैं जो आपने सर्व आदिवासी समाज की जो बात की, उस पर मैं बाद में आऊंगा। मेरे ख्याल से दानिश के पास कोई सवाल है। कहीं ना कहीं जो बात आती है कि जो मैनेजमेंट की बात, चुनाव मैनेजमेंट, इलेक्शन मैनेजमेंट की बात, सरकार रहते एक प्लस पॉइंट होता है कि मैनेजमेंट, उनके पास प्रशासनिक अमला रहता है, बहुत सारी और भी रिसोर्सेज होते हैं।
क्या सरकार में रहने के बावजूद कांग्रेस का मैनेजमेंट, जो चुनावी मैनेजमेंट है, वो भाजपा से बेहतर नहीं हो पाया? भाजपा ने यहाँ बाजी मार ली, जिसका रिजल्ट उनको सरकार में आने के तौर पर मिला। 50 साल से लगभग ज्यादा मुझे हो जा रहे हैं राजनीति को देखते हुए, करीब से देखते हुए। कांग्रेस को मैंने प्रशासनिक अमले का वैसा उपयोग करते हुए कभी नहीं देखा। अपवाद एक आध जगह कहीं होगा तो मैं नहीं कह सकता। तो कांग्रेस प्रशासनिक अमले का तो इस्तेमाल नहीं करती, और प्रशासनिक अमला वो अपने हिसाब से ही चलता है। ईडी वगैरह ये सब तो कांग्रेस के पास थी नहीं, वो तो उसका उपयोग उनने किया। यहाँ हमारे पास राज्य के प्रशासनिक इकाई के अधिकारी, विभिन्न विभागों के अधिकारी, कांग्रेस कभी भी मैंने अधिकारियों का उपयोग करते नहीं देखा। थोड़ा बहुत चलता है, लेकिन ऐसा नहीं जैसे प्लान तरीके से इनका उपयोग करके इन्हीं के माध्यम से चुनाव लड़ा जा रहा है। 2018 से 2023 की सरकार की बात करें तो सबसे बड़ा मुद्दा रहा, चर्चा का विषय रहा, मीडिया में भी खूब ट्रायल हुआ, दिल्ली तक 2.5 साल का फॉर्मूला। अभी हाल में ही कांग्रेस में, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार रहते ही उन्होंने सीएम का चेहरा बदला है, डीके शिवकुमार को सीएम बनाया। आप उस शपथ ग्रहण में गए थे। क्या लगता है कि अगर छत्तीसगढ़ में 2.5 साल का फॉर्मूला लागू होता तो रिजल्ट जो है, परिणाम जो है विधानसभा चुनाव में, वो कुछ और हो सकते थे? एक तो 2.5 साल का फॉर्मूला होता ही नहीं है। फॉर्मूला कि जहां कांग्रेस की सरकार बनेगी वो 2.5 साल का रहेगा, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता। संभावनाएं रहती हैं और चर्चाएं रहती हैं, मीडिया में चर्चाएं रहती हैं। इनका प्रभाव चुनाव में ना पड़ा हो भी मैं इनकार नहीं करूंगा, क्योंकि उसमें ऐसा लगने लगा कि कहीं कोई तालमेल की कमी तो नहीं आ गई, भूपेश जी और मेरे बीच में कोई कमी तो नहीं आ गई, इसका कोई विपरीत प्रभाव तो नहीं पड़ेगा। तो ये चर्चाओं का जो भी असर हुआ हो, वरना सेट फॉर्मूला कि 1 जनवरी से 30 जून तक ये रहेंगे और 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक ये रहे, ऐसा राजनीति में कभी नहीं होता। संभावनाएं ओपन रहती हैं, और अगर वैसी परिस्थिति बनी तो चेंज होता है। कांग्रेस की बात नहीं है, मैं उदाहरण देता हूं, उत्तराखंड में 6 महीने में 3 चीफ मिनिस्टर बदले। गुजरात में बीजेपी ने मुख्यमंत्री के साथ पूरे कैबिनेट को बदल दिया। तो वो, हाँ, तो ये बदलने की बात, मीडिया में ये बात बहुत घर कर गई थी। और जिस दिन घोषणा हुई, देखिए कई बार ये बात आई, मैं उसी चीज को एक तरह से दोहरा रहा हूं, 4 लोगों को दिल्ली बुलाया गया। ये मेरे ख्याल से 11 तारीख को काउंटिंग हुई, देर रात तक चलती है। 12 तारीख तक ये हुआ कि रायपुर सबको आके मिलना जुलना जुटना एक साथ, अब क्या करना, आगे कैसा करना। फिर पुनिया जी का संदेश आया कि 4 लोगों को दिल्ली बुलाया गया, 14 तारीख को आप लोगों को बैठना है। तो 12 तारीख को तो रिजल्ट ही आए, 13 को हम लोगों ने हवाई जहाज पकड़े कि दिल्ली पहुंचे। तो 4 नाम तो थे ही, जो स्वाभाविक है कि मुख्यमंत्री के लिए विचार किए जा रहे हैं। 4 लोगों को क्यों बुलाते? उसमें कौन थे? महन जी थे, ताम्रध्वज साहू जी थे, भूपेश जी थे, मैं था। ये तो खुली बात हो गई थी कि इन 4 में से लगता है कि मुख्यमंत्री चयनित होंगे। और वहां जैसे होता है, राहुल जी से मुलाकात हुई, इंटरव्यू टाइप हुआ, अलग अलग। औरों से क्या हुआ मैं नहीं जानता, मेरे से 1 to 1 बात हुई, तो उनने कुछ चीजें पूछी, मैंने कुछ बताया, उनने हाँ ना जैसा था उनने कहा। फिर अगले दिन सोनिया जी से 1 to 1 हुआ, और अंततः जो घोषणा हुई वो भूपेश जी मुख्यमंत्री बनेंगे, ये घोषणा हुई। और दिल्ली के मीडिया, प्रमुख मीडिया हाउस ने इस बात को चला दिया कि 2.5 साल का है। अब उनका क्या स्रोत था जानकारी का, वो वही बता सकते हैं, और वो आज तक चल रहा है। देखिए, वो आज तक चल रहा है मीडिया का। तो ये पिछले पिछले चुनाव पर एक सवाल और है, फिर मैं आज की भी बात करेंगे। एक बहुत चर्चा जो इस बात की रही पिछले चुनाव को लेकर के, जो बिरनपुर की जो घटना थी बेमेतरा की, बाद में शायद आप उसके प्रभारी भी थे, तो सांप्रदायिक जो घटना हुई थी, उसको हैंडल करने में क्या आपकी सरकार जो है उसमें कहीं उससे कोई चूक हुई थी, और क्या ये कारण भी था? मुझे लगता है कि कवर्धा में भी जो घटना हुई और बेमेतरा में भी जो घटना हुई, दोनों घटनाओं को और तरीके से डील किया जा सकता है। मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स जो थे, कलेक्टर, एसपी, जैसे आपने बताया, मैं दोनों जिले का प्रभारी मंत्री, भूपेश जी ने मुझे
प्रभार दिया था, चार्ज दिया था। और दोनों जिले के प्रशासनिक अधिकारियों से मैंने जिस दिन घटना हुई उसी दिन बात की, और अलग अलग समय घटना घटी, लेकिन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या था, एकदम बैकफुट में अधिकारी लग रहे थे। कि मैं आता हूं, साहब प्रभारी मंत्री हूं, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं जिले में तो पहुंचूं, मौके पे जाना, ये उनको लगेगा कि कहीं और फ्लेयर अप तो ना हो जाए, नेताजी आ रहे हैं, कहीं बात और कंट्रोल के बाहर ना चले जाए। लेकिन दोनों जगह एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स बहुत ज्यादा बैकफुट में, जो मुझे नहीं लगता है कि होना चाहिए था। वहां मैं जाता तो क्या करता, लोगों से बात करता। मुझे लगता है कि बात करने से बहुत सारी चीजें इशू नहीं बनती हैं। संवाद नहीं हो रहा है, बात नहीं हो रहा है, थाना ये वो इतना देर हो गया, कार्रवाई नहीं हुई, एक माहौल बन गया, यहाँ पर बात नहीं हो रही है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स को और ज्यादा खुला होना चाहिए था, और हम लोग को वहां पहुंचना चाहिए था। वो एक और चीज इसी से कि जिस तरह का माहौल पिछले 10-12 साल में, बल्कि 2014 के बाद से पूरे देश का है, तो बीरनपुर की घटना हो या कवर्धा की घटना हो, ये एक सांप्रदायिक घटना, और उस छत्तीसगढ़ में जिसको अमूमन भाईचारे वाला प्रदेश कहा जाता है, और यहाँ इस तरह के मामले या इस तरह के तनाव या ये चीजें कभी आमतौर पर छत्तीसगढ़ की ये पहचान नहीं रही है। पर ये जो दो घटना थी और आपकी सरकार थी, आप लोगों को अंदाजा नहीं था क्या कि ये भी एक ऐसे पॉइंट बन सकता है जो आज की ध्रुवीकरण की राजनीति को छत्तीसगढ़ में भी प्रभावित करेगा? इसमें मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा कि कवर्धा की बात थी। उस कवर्धा में जहाँ आदिवासी भी हैं, दलित भी हैं, सवर्ण भी हैं, और वहां से मोहम्मद अकबर जैसे नेता जो हैं वो जीत कर आते रहे हैं। तो कवर्धा को इसके लिए मैदान बनाना, वो उसको लेकर क्या मैनेजमेंट की प्रशासनिक जो कहना चाहिए प्रशासनिक अफसरों की लापरवाही मानी जाए, या सरकार की तरफ से कोई चूक लगती है? मेरा जो राजनीतिक अनुभव है, सामाजिक अनुभव है, उसने मुझे दिखाया कि आरएसएस और उनके अनुषंगिक संगठन जो हैं, बीजेपी तो एक राजनीतिक दल के रूप में चेहरा बन के सामने है, उसकी अपनी इकाई है, अपना अस्तित्व है। ये हर जगह हर समय कुछ न कुछ टटोलते रहते हैं, क्या चीज को इशू बनाए कि वो पकड़ ले। मैं आपको 50 साल का अपना अनुभव बता रहा हूँ कि ये मैंने एक युवा के रूप में देखा, बड़े होते देखा, युवा अवस्था से समझिए कि एडल्टहुड में आ गए और बाल सफेद होते तक आ गए। मैंने इनके काम करने के तरीके को जो समझा वो यही है कि ये 24/7 वाली एजेंसी है, और इनके लोग समाज में टटोलते रहते हैं पूरे टाइम कि क्या मुद्दा है जिससे को सुलझाया जा सकता है। और कवर्धा में जो हुआ उससे अलग नहीं है, बीरमपुर में जो हुआ उससे अलग नहीं है, बस्तर संभाग में जो ईसाई समाज के साथ हुआ उससे अलग नहीं है कि दफनाने नहीं देंगे। ये टटोलते रहते हैं, जिसको नब्ज पहचानना कहिए या। पर अभी इस बीच बहुत सारी घटनाएं बस्तर में और कई और जगहों पे जो या तो ईसाई जो धार्मिक स्थल हैं या उनके इबादत की जो जगह हैं या मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं, तो इनको लेकर के अलग अलग कई तरह की घटनाएं, जैसा कि दूसरे देश के दूसरे हिस्सों में भी हो रहा है, खासतौर पर बांग्लादेशियों या इसके नाम पर यहाँ भी हुआ। और जब SIR हो रहा था तब भी यहाँ ये कहा गया था कि यहाँ से बाहर भेज दिया जाएगा और इनको। तो ये एक जो मुद्दा है, इससे कांग्रेस किस तरह लड़ रही है, खासतौर पर छत्तीसगढ़ के संदर्भ में। इसमें मैं एक दो चीज और जोड़ना चाहूंगा कि डीलिस्टिंग का भी मामला जो सामने है हमारे, जो अभी दिल्ली में एक बड़ा आयोजन बिरसा मुंडा की जयंती पर किया गया और उसको डीलिस्टिंग से जोड़ा गया। यहाँ छत्तीसगढ़ से भी लोग गए थे, बस्तर से भी गए थे, और मेरे ख्याल से आपको पता होगा सरगुजा से भी गए होंगे। तो ये सारा जो परिदृश्य बन रहा है, इसके बरक्स छत्तीसगढ़ में आपकी लड़ाई किस तरह की है और तैयारी भी? मैंने संगठन के स्तर पे तो सबको मिलके कुछ जवाब देना पड़ेगा। निजी मेरा जो हमेशा विचार रहा है कि इसको एकदम
खुले मन से आमने सामने इसको डील करना चाहिए। कोई भी घटना है वो कानून व्यवस्था के दायरे के अंदर आपको डील करनी चाहिए। अगर आप बैकफुट में आए तो आरएसएस का जो मकसद है वो सफल हो गया। अगर हमने ये कर दिया तो वोट कट जाएंगे, तो रहने दो। ईसाई समाज दफनाना चाह रहा है, कुछ लोग हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, हिंदू ईसाई कर रहे हैं, और आपने अगर ईसाई के साथ खड़े होके कुछ कर दिया तो हिंदू वोट सारे कट जाएंगे। मुसलमान के साथ खड़े होके आपने कर दिया तो मुस्लिम हिंदू वोट कट जाएंगे। ये इनका योजनाबद्ध तरीके से लागू करने का क्रम जो सिलसिलेवार चल रहा है, मुझे लगता है कि कांग्रेस की सबसे बड़ी चूक कहां से, उदाहरण के लिए बाबरी मस्जिद गिर रहा था तो कांग्रेस बैकफुट में थी। क्यों? हम मुसलमान के साथ तो नहीं खड़े हो रहे, हम उनके यहाँ इबादत करने तो नहीं जा रहे। हम तो ये कह रहे हैं कि ये कानून के बाहर हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। ये हमको कहने में हिचक नहीं होनी चाहिए। अगर आप हिचकोगे तो जो उनका मकसद है वो पूरा हो रहा है कि जो आपके साथ हैं, इसलिए नहीं कि आप हिंदू हैं कि मुसलमान हैं कि ईसाई हैं कि क्या है। एक पार्टी में कई प्रकार के लोग साथ रहते हैं, कई जाति के, कई क्षेत्र के, कई धर्मों के, कई मान्यताओं के, कई विचारों के लोग एक साथ रहते हैं। तो वो साथी का साथ अब अगर आप छोड़ दोगे तो कैसे साथ बनेगा? तो कांग्रेस, मुझे लगता है कि वहां से जो बैकफुट वाली बात चालू हुई, एमवाई बना, समाजवादी पार्टी का एमवाई बना, वो कहां से बना? आरजेडी और समाजवादी पार्टी ये एकदम से आगे आके खड़े हो गए। लिंक कहां से बना? वोट बैंक की बात नहीं है। अपने भाई, अपने साथी, अपने मित्र, आप किसका साथ रखते हो? भाजपा किसका साथ रखती है? उनसे जो जुड़े हुए हैं वो ना। धर्म वर्म का तो ड्रामा अब चालू हुआ कि वोट शायद ध्रुवीकरण हो जाए। सबको साथ लेके चलना। तो मुस्लिम समाज के पास भी अब बीजेपी पहुंच रही है, उनको दबाव भी दे रही है, उनको प्रलोभन भी दे रही है, उनको पद भी देने की बात हम लोग पास खबर, मेरे पास खबर आती है। आज मैं आपके सामने कह रहा हूं, बाकी ड्रामा चल रहा है और अंदर से क्या हो रहा है? वो मुस्लिम समाज के लोगों के पास पहुंच के कि हम आपको ये पद दे देंगे, हमसे जुड़ जाओ, हम ये कर देंगे, हम ये काम आपको दे देंगे, हमसे जुड़ जाओ। ये सिलसिलेवार चल रहा है और कांग्रेस उसमें हिचकती है। नहीं हिचकना चाहिए। पर राहुल गांधी, आपके नेता जो हैं कांग्रेस पार्टी के, वो तो लगातार लड़ रहे हैं और उन्होंने मोहब्बत की दुकान, उनका एक नारा जो था, तो क्या पार्टी पूरी तरह से उस तरह से आगे नहीं बढ़ रही है, आप ये कह रहे हैं? कहीं ना कहीं कमी होगी ना। बस्तर में अगर ईसाई समाज दफना नहीं पा रहा है संविधान के प्रावधानों के अनुसार, मैं सुप्रीम कोर्ट के भी उस फैसले से सहमत नहीं हूं जिसमें उन्होंने कहा कि नहीं, दूसरी जगह भी ले जाइए, दफनाइए। गलत है, बिल्कुल गलत है। जैसा गलत सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि इस बार वोट नहीं दिए तो क्या है, अगली बार दे दीजिएगा, फैसला तो नहीं, और उन्होंने कमेंट कर दिया एसआईआर की प्रक्रिया में। कैसे? सुप्रीम कोर्ट, कहीं आप कॉकरोच कह रहे हो, कहीं आप, यानी एक कमेंट से देखिए प्रभाव कैसा पड़ता है। आपने सुप्रीम कोर्ट की बात की और ये लगातार जो इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर हैं, जो स्वतंत्र सोचने वाले लोग भी हैं, राजनीतिक दल तो हैं ही, कांग्रेस पार्टी भी, विपक्ष के नेता भी और बाकी तमाम लोग, और हो सकता है कि मीडिया का एक वर्ग भी, जो ये कह रहा है और ये दिख भी रहा है कि संस्थाओं का बुरी तरह क्षरण हुआ है। इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो लगातार गिर रहे हैं और उस पर एक एब्सोल्यूट कंट्रोल जैसी स्थिति लगती है। तो इन परिस्थितियों में आप अगले आने वाले समय को कैसे देख रहे हैं? क्या मतलब हम अभी इसी समय जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो 8-10 दिन पहले शायद आपने देखा भी होगा कि वन नेशन वन इलेक्शन का जो प्रोजेक्ट है उनका, उसको आगे बढ़ा रहे हैं। चर्चा ये है कि 2029 में इसको आगे बढ़ाया जाएगा। तो ये क्या एक पार्टी के शासन की तरफ जाने की कोई इनको तैयारी दिखती है या संविधान में किसी तरह के बदलाव की तैयारी दिखती है? तो ये क्या है? 100% दोनों चीज, एक पार्टी राज और संविधान में परिवर्तन, इनकी सोच वही है। इसमें किसी को चिंतन करने की भी जरूरत नहीं है, इनकी सोच ही वही है। वन नेशन वन इलेक्शन शगुफे के अलावा कुछ नहीं। देश आजाद हुआ तो वन नेशन वन इलेक्शन ही हुआ। परिवर्तन कहां पर आया?
जब सरकारें बीच में गिरने लग गई। और संविधान में प्रावधान है कि 5 साल तक टर्म मिलेगा। अब आप कह रहे हो कि नहीं, 1 नेशन 1 इलेक्शन पे हम लागू करना चाहते हैं। क्या फर्क पड़ जाएगा? फर्क कहां पर पड़ेगा कि जो सरकार बीच में गिरती है, अगली जो सरकार आएगी, पहली सरकार की नाकामी के चलते उसको 5 साल काम करने को नहीं मिलेगा। आप परिवर्तन क्या लाना चाह रहे हो कि 4 साल तक सरकार चली और गिर गई। अब अगली सरकार 5 साल के लिए नहीं काम करेगी, 1 ही साल के लिए काम करेगी। देश का कैसा भला होगा उसमें? 1 साल के अंदर नई सरकार क्या करेगी? 2.5 साल में नई सरकार क्या करेगी? 2 साल में नई सरकार क्या करेगी? 5 साल मिलना चाहिए कि नहीं? तो ये पता नहीं देश में इस तरफ ध्यान क्यों नहीं जा रहा है। ध्यान केवल उसमें जा रहा है कि 1 नेशन 1 टैक्स, तो 1 नेशन 1 इलेक्शन, कौन सी नई चीज हो जा रही है? इसमें कुछ नहीं है। पर राजनीतिक हलचल, आज तो इंडिया गठबंधन की बैठक है, जब हम आपसे बात कर रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि कुछ चीजें बदलेंगी? एक होके आपको खड़े होना पड़ेगा ताकि देश में विकल्प एक ऐसा दिखे कि मतदाता अगर स्वतंत्र रूप से वोट देने की स्थिति में रह जाता है तो वो सरकार चुन सके, बदलने की स्थिति में बदलाव ला सके, जो प्रजातंत्र के लिए अनिवार्य है, होना ही चाहिए। छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। अगर चूंकि छत्तीसगढ़ में आपने भी इच्छा जाहिर की है कि आप पार्टी का नेतृत्व करना चाहते हैं, तो वर्तमान में संगठन किस दिशा में काम कर रहा है? क्योंकि 2023 चुनाव के बाद जब से सरकार हटी है, लोकसभा चुनाव हुए, लोकल बॉडी इलेक्शन हुए, कहीं ना कहीं पार्टी बैकफुट पे रही। नगरीय निकाय चुनाव में तो जितना खराब प्रदर्शन हुआ है इस बार, इससे पहले कांग्रेस का कभी नहीं रहा। रायपुर नगर निगम में 7 पार्षद जीतते हैं। ऐसे में क्या लगता है कि क्या संगठन में परिवर्तन करना चाहिए, या आपने जैसी इच्छा जाहिर की है तो जो केंद्रीय आपकी जो नेशनल लीडर्स हैं, वो क्या इस पर फैसला करने में देरी कर रहे हैं? कुछ मैंने इच्छा जाहिर नहीं की कभी कि मैं पीसीसी का प्रेसिडेंट बनना चाहता हूं। मैंने कभी इच्छा जाहिर नहीं की। मीडिया के साथ ही उनसे बात अगर होती है और उनका प्रश्न आता है कि अगर आपको पीसीसी प्रेसिडेंट बनाया जाए तो आप स्वीकार करोगे कि नहीं, तो मैं क्या जवाब दूं? प्रधानमंत्री आपको बना देंगे तो, मुख्यमंत्री बना देंगे तो, फलानी जवाबदारी दे देंगे तो आप लोगे कि नहीं? ये सारे निर्णय, जिसे हम हाईकमांड कहते हैं, हर दल का हाईकमांड परिस्थिति और व्यक्ति जिसको जवाबदेही दी जा रही है उसकी अनुकूलता, उनकी अनुकूलता को देख के निर्णय लेते हैं। एक और सवाल छत्तीसगढ़ से जुड़ा। आप विपक्ष में भी रहे, नेता प्रतिपक्ष रहे 5 साल, उसके बाद आप 5 साल सरकार में भी रहे। छत्तीसगढ़ की ब्यूरोक्रेसी को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े होते रहे हैं। आप भी जब सरकार में थे तब भी कई बार कलेक्टर और एसपी को लेकर आपने कई बार बयान दिए। तो क्या लगता है कि छत्तीसगढ़ की जो ब्यूरोक्रेसी है वो उस तरह से ब्यूरोक्रेसी काम नहीं कर रही है? क्योंकि जब आपने जिस तरह से अभी बीरनपुर और कवर्धा कांड के दौरान की बात की, तो जो लगातार सवाल उठते रहते हैं ब्यूरोक्रेसी को लेकर, उसको आप क्या सोच रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी सही दिशा में काम कर रही है कि नहीं कर रही है? ब्यूरोक्रेसी अमूमन देखिए ठीक रहती है। अमूमन उसमें अच्छे अधिकारी भी रहते हैं, कुछ जिन्हें हम कह सकते हैं कि कमजोर अधिकारी भी रहते हैं, कुछ में बहुत अच्छी कैपेसिटी रहती है, कुछ थोड़ा इम्तिहान तो पास कर सकते हैं, आईएएस जैसा इम्तिहान भी पास कर सकते हैं, लेकिन प्रशासनिक कैपेसिटी थोड़ी कमतर भी हो सकती है। तो वो अपने जगह की बातें रहती हैं। और मेरे पिताजी भी एक आईएएस अधिकारी थे। इस बात को भी मैं कहता हूँ, यहाँ फिर दोहरा ही रहा हूँ। वो ये कहते थे कि हम वो घोड़े हैं जो घुड़सवार को पहचानते, उसकी पकड़ है तो हम कायदे से चलते, और हमको लगा कि सवार थोड़ा कमजोर है तो हम हिलते डुलते हैं, सवार गिर भी जाता है। तो ये बताइए कि आपने ये बहुत अच्छा मतलब ब्यूरोक्रेसी को लेके कहा। एनसी सक्सेना साहब ने भी इस पर लिखा है काफी, ब्यूरोक्रेसी पर, कि किस तरह से सरदार पटेल ने तो ब्यूरोक्रेसी के बारे में जो कहा है, लौह दीवार की तरह बात की थी। लेकिन अभी जो घुड़सवार है इस ब्यूरोक्रेसी पे बैठे हुए, आपको लगता है क्या कि वो, जैसा आपने थोड़ी देर पहले कहा भी था छत्तीसगढ़ के संदर्भ में, कि एजेंसियों को लेकर के
ईडी या सीबीआई और उसको लेकर के। तो ये तमाम जो एजेंसियां हैं जिस तरह काम कर रही हैं, तो घुड़सवार उसको किस तरह चला रहा है? लगाम बहुत ज्यादा कस के, यानी घोड़ा चल भी नहीं पा रहा है अपने चाल में, यानी इतना ज्यादा खींच दिया है कि घोड़ा समझिए कि झाग आ रहा है मुंह में और जिस चाल से चलना चाहिए चल नहीं पा रहा है। ये अनुभव क्या उस समय भी हुआ जब आप लोगों की सरकार थी और उस समय चुनाव के दौरान, ठीक चुनाव से पहले, आपके चीफ मिनिस्टर, छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल के खिलाफ जो एकाएक चुनाव के दौरान जो कार्रवाइयां हुई थी, क्या ये भी उस घुड़सवार का ही की लगाम कसने का नतीजा था? केंद्र सरकार जिस तरह से काम कर रही है, वो आपने संवैधानिक इकाइयों के गिरने की बात की, क्षीण आ रहा है, उनकी उपस्थिति कम हो रही है, उनकी स्वतंत्रता कम होती दिख रही। स्वतंत्रता कम नहीं, वो कब्जे में आ गए, यानी काम नहीं कर पाना एक अलग बात है, वो ऐसे कब्जे में आ गए हैं, दिखता है कि जो कहा जा रहा है वही कर रहे हैं। अधिकारी में और प्रजातंत्र में बुनियाद ही क्या है? देखिए, कोई बहुत वैसी बड़ी बात नहीं है ज्ञान की। आपका संविधान बैलेंस बनाने के लिए व्यवस्थाओं को दिया, किस में बैलेंस बनाना? जुडिशरी में, एग्जीक्यूटिव में और जनप्रतिनिधियों के बीच में, यानी अधिकारियों के, जनप्रतिनिधियों के, कानून बनाने वाले के और कानून के व्याख्या करने वालों, इनके बीच में बैलेंस होना चाहिए, तब ये आपका संविधान के हिसाब से देश में प्रजातंत्र अच्छे तरीके से चलेगा। इसमें से कोई भी दो मिल जाएंगे तो डगमगा जाएगा। जिन्हें हम जनप्रतिनिधि कह रहे हैं, जो कानून बना रहे हैं, और जो जज साहब लोग हैं जो उसकी व्याख्या करनी है, ये मिल जाएंगे तो जो मना है कानून बनाओ, सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि ठीक है। हमारे व्यवस्था चिंताजनक है। ऐसे भी नहीं हुआ है कि खत्म हो गया, सब स्वाहा हो गया। अभी 400 पार नहीं हुआ, गनीमत है। पर अभी आपके नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर बहुत गंभीर आरोप लगाया है। वो कह रहे हैं कि कॉम्प्रोमाइज्ड है पीएम। तो आप क्या पार्टी के भीतर, अभी हालांकि इस बात का खुलासा नहीं हुआ है कि वो किस स्तर पर, ये आरोप जरूर लगते हैं कि अडानी या अंबानी या बड़े बड़े उद्योगपतियों के साथ, उनके जो कहते भी हैं कि अपने कारपोरेट दोस्तों के साथ में उद्योगपति दोस्तों को लाभ पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारी बातें और भी आई हैं। तो ये कॉम्प्रोमाइज्ड जो पीएम की बात, और बहुत पुरजोर तरीके से राहुल गांधी जो कहते हैं, तो उसका कोई आधार होगा जब ऐसा बोल रहे हैं? तो क्या पार्टी के भीतर या आपकी भी राहुल गांधी जी से बातचीत होती है, जैसा आपके संबंध हैं उनसे, तो कोई चीज आपको, कोई संकेत कि आखिर ये है क्या? मेरी राहुल जी से वैसी बात तो नहीं होती, कभी कभार कुछ आदान प्रदान हो गया तो वो सौभाग्य है। देखिए, चाइना में क्या सिस्टम है कि जो गवर्नेंस में है, पूरा प्रशासनिक अमला उनके 100% कंट्रोल में, व्यवसाय से लेके सारी चीजें कैसे कंट्रोल, कभी थोड़ा खुलने की बात वहां भी सुनते हैं, लेकिन पूरा नियंत्रण में। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ये स्टेट के हाथ में। रशिया में जाइएगा तो आप क्या सुनते हैं कि कुछ ओलिगार्कीज हैं, कुछ बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज हैं, और उनका पुतिन जी से या जो भी हेड ऑफ स्टेट है, उनकी जो व्यवस्था है उसके तरफ चुने हुए हेड ऑफ स्टेट हैं, वो सब चीजों को कंट्रोल कर रहे हैं। अमेरिका में जाइएगा तो आप देखते हैं कि चुनाव हो रहे हैं और चंदों का सिलसिला रहता है, बड़े बड़े औद्योगिक घराने दोनों पार्टियों के पास आते हैं और वो चंदा देते हैं, और उस हद तक वो प्रभाव में। हमारे यहाँ अभी तक क्या दिख रहा था कि हमने चालू किया सोशलिस्ट पैटर्न पे, जहां बड़े बड़े उद्योगों को हमने सरकार के माध्यम से चालू करने की बात की, और 1990 के दशक आते तक अर्थव्यवस्था जिस तेजी से चलनी चाहिए नहीं चल पा रही थी, तो हमने अपनी अर्थव्यवस्था को खोलने का निर्णय लिया कि इसमें ये जो कंट्रोल बहुत ज्यादा, पर लाइसेंस परमिट राज, और बड़ा स्टील प्लांट आएगा तो गवर्नमेंट लगाएगी, वो आएगा तो गवर्नमेंट लगाएगी, इससे हमने निर्णय लिया कि अभी थोड़ा गड़बड़ चल रहा है, उतनी तेज रफ्तार से हम नहीं चल पा रहे हैं। सरकार के पास जितना पैसा रहता है उससे और पैसे की जरूरत है, ताकि कम समय में ज्यादा नई इकाइयां खुल सकें, जिससे देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ सके। तो उन्होंने खोला।
वरना पैसे कौन लगाता? भारत में ऐसी स्थिति नहीं थी, बड़े बड़े घराने भी थे, पर अगर सरकार को पैसा लगा के स्टील प्लांट खड़ा करना है और सरकार के पास पैसे कम है तो कैसे खड़ा करेगी? तो आप उस तरफ गए। अब वहां से चलते चलते अब ऐसी स्थिति में आ जा रहा है कि रशिया से मिलती जुलती स्थिति कि कुछ औद्योगिक घरानों को बहुत ज्यादा बेनिफिट होते दिख रहा है। पहले टाटा बिरला का नाम आता था, अब बट टाटा बिरला और इनमें क्या मतलब सोशलिस्ट मॉडल जो था, जो नेहरूइयन मॉडल जिसको हम कहते हैं, तो उस समय के जो उद्योगपति थे, शायद आपको ध्यान होगा कि 1944 में बॉम्बे प्लान बनाया था उद्योगपतियों ने, जो आगे देश कैसे चले इसके आधार पर। तो कमोबेश जो प्लानिंग कमीशन की जो रिपोर्ट थी वो भी उसके बाद जो लागू किया था, तो बॉम्बे प्लान के रिफ्लेक्शन भी उसमें थे। प्राइवेट सेक्टर के साथ साथ जो पब्लिक सेक्टर है वो भी साथ साथ चलता रहे। और अभी आपने जो रसिया का जो उदाहरण दिया, तो अडानी और अंबानी कितनी बड़ी ताकत है आज देश में, प्रभावशाली ताकत दिख रहे लगी देश की अर्थव्यवस्था में। अगर एक के बाद एक देखिए, टाटा बिरला थे तो सरकार से एक दूरी भी दिखती थी। टाटा ने कई बार सरकार को क्रिटिसाइज भी किया। आज आप सोच सकते हैं कि कोई कर पाएगा? हम आप तो छोड़िए, ये बड़े बड़े घराने भी उस समय जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था थी उसमें खुल के टाटा बोल रहे हैं, उस घराने के प्रमुख बोल रहे हैं कि नहीं ये ठीक नहीं है, खुल के। तो वो संबंध था कि आपका व्यवसाय भी है, आपका बिजनेस है, आप उसको बढ़ा भी रहे हो, चला रहे हो, आप बढ़ाओ, लेकिन ये नहीं है कि सरकार से आप जैसा चाहो वैसे आपको बेनिफिट्स मिल रहे हैं और आपका और सरकार का कोई साठगांठ बड़ा बन रहा है। अब ऐसा दिखता है कि कहीं इसमें ये ओलिगार्की की तरफ, रशिया वाले मॉडल की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो ये जो अभी जो 31 मार्च को गृह मंत्री ने माओवाद के खत्म होने का ऐलान किया, तो निश्चित रूप से माओवादी हिंसा के खिलाफ कांग्रेस सरकार भी लड़ती रही, और कोई भी जो गांधीवादी जो होगा या गांधी के देश में, तो किसी भी हिंसा के खिलाफ ही होगा। लेकिन अब जो बात है कि बस्तर में माओवाद के खत्म हो जाने के बाद खासतौर पर जगह जगह बस्तर से लेकर के सरगुजा तक और तमाम जगहों पे औद्योगिकीकरण जिस तरह से, या खनन की जो बात है, और उसमें भी अडानी का ही नाम ज्यादा आता है, और पर्यावरण का भी मुद्दा है। अभी आपने देखा कि राहुल गांधी ने 5 जून को अंडमान निकोबार में अपना एक वीडियो जारी किया जिसमें 1.5 करोड़ पेड़ काटे जाने की बात है। आप के यदि आपका गृह इलाका कहें तो सरगुजा में ये चीज हो रही है, तो बस्तर से भी खबरें आ रही हैं। द लैंस में हमने ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट की है कि जिसमें खनन को लेके या पेड़ों की कटाई को लेकर के, तो ये स्थिति जो बिगड़ रही है, ये आप कैसे देख रहे हैं इसको? इसके खिलाफ कैसे काम करेंगे, इसको रोकने के लिए? बड़ी चिंता की बात है उस नाते कि ना केवल पर्यावरण के संतुलन के बिगड़ने की बात हो सकती है, ना केवल विस्थापन की बात होती है, बड़े पैमाने पे सामाजिक जो ताना बाना है वो नष्ट हो जाता है। आपने पेड़ काटे, आप पेड़ लगा भी सकते हो। एक बात कि हमारे को पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखना है, पेड़ हैं इत्यादि इत्यादि, तो वो मूल जंगल जो है, प्राकृतिक जंगल, शायद उसको आप ऐसे नहीं जल्दी बना पाओगे, लेकिन जहां माइनिंग कर रहे हो बैक फिलिंग करके और टॉप सॉइल, यानी आप एक बार पेड़ तो लगा सकते हो। लेकिन जिसको आपने वहां से हटा दिया, उनकी सामाजिक व्यवस्था जन्म से लेकर मृत्यु तक की वो जो नष्ट हो जाती है, उसको आप क्या करोगे? उनके धार्मिक सामाजिक परिवेश को आप पूरी तरह से नष्ट कर दे रहे हो। नक्सलवाद की बात, सो उसकी समाप्ति एक अलग बात है, उसमें बहुत कुछ है जो कहा जा सकता है। इन्हें मौका ताड़ा और बोल दिया, दिख रहा है कि अब समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। सरगुजा अंचल मुक्त हो चुका, कांग्रेस के शासनकाल से ही वहां पर कोई घटनाएं नहीं हो रही थी, बाकी जगह नहीं के बराबर हो रही थी। यहाँ भी मोहला मानपुर इत्यादि में भी नहीं के बराबर सुनने में आ रहा था, जशपुर में नहीं के बराबर सुनने में आ रहा था,
गरियाबंद इत्यादि में भी नहीं के बराबर सुनने में आ रहा था, इधर ही बच गया था। तो करते 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 जो सिलसिलेवार काम चल रहा था, अब जब फसल काटने का समय आया तो गृह मंत्री जी पहुंच गए कि सारी खेती मेरी, मैंने ये पूरा उपज कर दिया। और ये सामाजिक दाना बाना जो नष्ट हो जा रहा है पूरी तरह से, आप उसमें देखिए, जैसे बस्तर की भी बात आपने कही, वहां के प्रतिनिधि जो करीबी से जुड़े हुए हैं, एक दिन आई और दबी जबान से बोली, वो भी दबी जबान से, यहीं जहां हम लोग बैठे हैं, इसी परिसर में हम लोग बैठ के बात कर रहे थे, और उनके मन में वो था कि कितना, मुझे महसूस हुआ कि कितना दबाव उनको है कि हम आमने सामने बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो थोड़ी धीमी आवाज में बोल रहे थे। और क्या था कि हमारे देवी देवता, हम तो हर साल जाते हैं, जंगलों में जाते हैं, और वहाँ के चिन्हांकित स्थान हैं, वहाँ के पेड़ हैं, सिलसिलेवार हम उसका उपयोग करते हैं और देवी देवता बनाते हैं, और फिर सब जगह हम घुमाते हैं। बस्तर की धार्मिक प्रथाएं और वहाँ की जो सामाजिक व्यवस्था है वो छत्तीसगढ़ के अन्य क्षेत्रों से पृथक है। सरगुजा भी ट्राइबल है, लेकिन वो कल्चर वहाँ का एकदम अलग है। तो आप सबसे ज्यादा नाश किसका कर रहे हो? पूरे कल्चर का, और बस्तर उजड़ जाएगा। जिस पैमाने पे आप पूरे जंगल को काट रहे हो, अभी कुछ साथी वहां से आए और उन्होंने बताया कि वहां इतने पैमाने पे अभी जंगल की कटाई शुरू हो गई है कि जंगल विभाग को जाके हम कंप्लेंट करते हैं तो जंगल विभाग कहता है कि हमने तो कोई परमिशन नहीं दी, हमारे से तो कोई बात नहीं हुई, हमारी जानकारी नहीं है। और पेड़ का क्या करें, उठाएगा कौन, माई बाप कौन है उस पेड़ का? तो आग लगा दे रहे हैं। वो प्राकृतिक संपदा जिसको अगर आप काट भी रहे हो तो उसका उपयोग कहीं हो रहा है क्या? वो भी नहीं। आपका मकसद ना पर्यावरण से है, ना उस प्राकृतिक संसाधन जो जंगल के रूप में खड़ा था उसके कटने के बाद उसके उपयोग से है। आप उसको जला दे रहे हो और बस माइनिंग के लिए रास्ता साफ करके आप काम कर रहे हो। रामगढ़ में आपने सरगुजा की बात कही, वहां का मामला क्या है? आप एक खदान खुली थी, कांग्रेस के समय में खुली थी, यूपीए की सरकार थी, रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे। अब उसके अगल बगल में एक लाइन से खदानें खोलने की बात आ रही, तो वो दोहन अपने जगह, देश का हित, अर्थव्यवस्था को मदद होगी, इत्यादि इत्यादि। अयोध्या का राम मंदिर के निर्माण का जब मुद्दा आया तो आपने कहा ये आस्था का सवाल। सुप्रीम कोर्ट तक ने 141 142 आर्टिकल का उपयोग किया और उन्होंने एक फैसला दिया कि जो भी सामान्य कानून की व्यवस्थाएं हैं उसको हटाइए, ये ऐसा मामला है आस्था का, लोगों से जुड़ा हुआ, कि हम इसका फैसला इस तहत करेंगे। और हमारे यहाँ राम जी और सीता जी और लक्ष्मण जी का मंदिर रामगढ़ के पहाड़ के ऊपर है, जहाँ का माइनिंग में अभी जो माइन चल रही है उसका जब ब्लास्टिंग होती है तो पूरा पहाड़ दहलता है, मंदिर दहलता है, दरारें पहाड़ में आ जा रही हैं, चट्टानों में दरारें आ जा रही हैं। वहां आस्था नहीं है, वहां माइनिंग है। तो आप बस्तर से लेके सरगुजा तक ले जाइए, आप कवर्धा से लेके अभी चालू करिए। यहाँ हमने सामाजिक परिवेश बताया, प्राकृतिक दोहन का बताया, रीति रिवाज के टूटने की बात बताई, वहां राम जी के मंदिर की बात बताई। कवर्धा में जहां पूर्व मुख्यमंत्री जी जहां रहे, वहां अभी उत्खनन हो रहा है, वो टाइगर कॉरिडोर सेंचुरी बनने की बात वहां पर थी। तो अलग अलग परिवेश में ये जो माइन बेतहाशा मंजूरी दिए जा रहे हैं। धर्मजयगढ़ से मेरे पास खबर आई कि बाबा देखिए कुछ करिए। ये करीब 3-4 महीने पहले की बात है कि 18 खदान हमारे यहाँ चिन्हांकित कर दी गई और पूरा का पूरा रेंज जो है, पूरा का पूरा रेंज वो उसमें चला जा रहा है। और 5 को तो मंजूरी भी शायद दे दी। 5 खदानों की मंजूरी, 18 खदान चिन्हांकित और पूरा एक रेंज वन विभाग का वो उसमें चला जा रहा है। तमनार में गए, 54 गांव करीब उन लोगों ने, मैं जब गया था, ये घटना नहीं हुई थी, उसके पहले गए थे, तो उनकी बड़ी चिंता थी कि बाबा 54 गांव विस्थापित होंगे। 54 गांव, एक गांव में अगर 1000 औसत आप पकड़ते हैं तो 50,000 से ज्यादा लोग आप उठा के फेंक दे रहे हैं।
और जहां उनने कार्यक्रम कराया था सामने ही खदान दिख रही थी, तो वहां कुछ ट्रक भी चल रही थी, उत्खनन हो रहा था, पूरा गड्ढा बन के पहाड़ और कोयला सब दिख रहा था कि क्या हो रहा है। और वो जो हो रहा है, उन्होंने कहा कि ये तो एक है, सामने मंदिर था, उनका कोई सामाजिक कार्यक्रम था जिसमें उन्होंने बुलाया था, हम लोग गए थे, लेकिन 54 गांव। और ये सब प्राइवेट माइनिंग और बड़े उद्योगपतियों को जाना है। प्राइवेट करे चाहे सरकार करे, आप पूरे सामाजिक व्यवस्था को आप तोड़ दे रहे हो। एक खदान होती है तो आदमी नहीं बोलता है कि चलिए एक खदान है तो थोड़ी तकलीफ हो रही है। यहाँ इनके शादी ब्याह से जन्म मरण के रीति रिवाज सब टूट जाते हैं, सब खत्म हो जाता है। जो उनकी आस्थाएं जहां से जुड़ी हुई हैं वो सब नष्ट हो जाता है। जब खनन और पेड़ कटाई की बात हो रही है तो यहाँ ग्राम सभा का जिक्र करना बहुत ज़्यादा जरूरी होगा, क्योंकि बस्तर और सरगुजा में अक्सर ये बात होती है कि ग्राम सभा का पालन नहीं किया, ग्राम सभा आयोजित नहीं गई, फर्जी ग्राम सभाएं आयोजित कर पास कर दिया गया। कांग्रेस सरकार में भी ग्राम सभाएं हुई और उस दौरान भी फर्जी ग्राम सभाओं का आरोप लगता रहा। आप उस सरकार में प्राचीन पंचायत मंत्री थे, तो इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? वो फर्जी ग्राम सभा रमन सिंह जी के समय हो गई थी जिसकी बात आती है। दुर्भाग्य से वो भी मामला जाके कोर्ट ने एक्सेप्ट नहीं किया। और लोगों का ये कहना है कि जिन लोगों के हस्ताक्षर वहां पर हैं वो उस समय मृत हो चुके थे। और 30-40 ऐसे नाम उन लोगों ने गिनाए जो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एनजीओज हैं जो काम कर रहे थे। उनने मुझे बताया कि ये ऐसी स्थिति है और गांव वाले बिल्कुल सहमत नहीं थे वहां पर अपनी जमीन देने के लिए। अब इनने एक नया तरीका अपना लिया है। पहले तो केवल कोल बेरिंग एक्ट कहते थे, अब इनने क्या तरीका अपना लिया है कि जो ट्रिब्यूनल में हमने आपको 2 बार 3 बार नोटिस दिया, आप जमीन देने को सहमत हैं, तो जो कॉम्पनसेशन है वो जाके ट्रिब्यूनल में जमा कर दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अब ट्रिब्यूनल में जमा हो गया, अब वहां से आप जाके जो करना है करो। और यहाँ पुलिस बल लगा के खुदाई चालू करो। ये नया शगुफा भी चल पड़ा है। एक सरकारी एजेंसी, अगर सरकारी खदान है, मान लीजिए लखनपुर इलाके में SCCL की खदानें हैं, अब वो काम नहीं कर रहे, वो उन्होंने आउटसोर्स कर दिया है दूसरे कंपनी को। अब वो दादागिरी करेंगे, वो आके करेंगे, लाठी चलाएंगे, जो कुछ करेंगे। और साथ में कि ट्रिब्यूनल, वो तो पैसा ट्रिब्यूनल में जमा हो गया है, तो अब तो हो गया। ननकीराम कंवर ने यही मुद्दा उठाया था अपने लखनपुर क्षेत्र में, कोरबा में क्षेत्र में, और उनकी बात भी नहीं सुनी गई। तो ये हवस सी एक हो गई है कि निकाल लो जितना निकालना है। कोयला खदान, वैश्विक जो नीतियां चल रही हैं वो कह रही हैं कि अब कोयले का हमको उपयोग नहीं करना, आप वैकल्पिक एनर्जी के प्राकृतिक सोर्सों की तरफ जा रहे हो, सोलर हो इत्यादि इत्यादि, उस तरफ आप जा रहे हो। तो कोयला खोदना ही बंद होने वाला है। जो कोयले पे आधारित पावर प्लांट हैं उनका जो लाइफ स्पैन है खत्म हो जाएगा, तो रिन्यू नहीं होगा, वो बंद कर दी जाएंगी, नई मंजूरी नहीं दी जाएगी। COP21 में तो ये एग्रीमेंट जो नेट जीरो की जो बात है, तो उस तरफ आप जा रहे हैं। तो जिनको हवस है, इससे जिनको बचत हो रही है, निकालो, जल्दी निकालो। पर इतना जो खनन हो रहा है और इतना ज्यादा इकोनॉमी को, ये तो बोल रहे हैं ना कि इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए ये सारी बातें हो रही हैं। जो प्रधानमंत्री का जो तर्क होता है या पूरी सरकार का जो तर्क है कि खदान इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको विकास करना है, पर पूरे देश के जो आर्थिक जो परिदृश्य है वो बहुत भयावह लगता है। खासतौर पर अभी हाल में हमने देखा जिस तरह से कि ये चर्चा थी कि सोना जो है हमारा बिक्स, हालांकि उस पर खंडन आ गया, लेकिन उससे कोई चीज़ें बदली नहीं है ग्राउंड पर। हमारा फॉरेक्स जो है वो कम हो चुका है, रुपया हमारा दबाव में है, और ट्रंप ने अलग दबाव बना रखा था। तो ये सारी चीज़ें जो इकोनॉमी का जो पूरा परिदृश्य है, ये भारत को कहाँ ले जा रहा है? आप कैसे नजर, एक राजनेता के तौर पर और एक जिम्मेदार मंत्री जो आप रहे, उसके आधार पर आप कैसा, आपका आकलन है? नियंत्रण के बाहर है। ऐसा लग रहा है कि जो कदम अपनाने चाहिए जिससे कि अर्थव्यवस्था को गति मिलती रहे, रोजगार बनते रहें और रोजगार के आधार पे खपत बढ़ती रहे और बढ़ती खपत के आधार पे नई क्या इकाइयां आती रहें और वो सिलसिला चलता रहे। तो ये जो सिलसिला है ये थमासा हुआ। ये जिस गति से आगे बढ़ना चाहिए उस गति से आगे नहीं बढ़ पा रहा है। एक बात ये भी है कि जो आरबीआई, रुपया जो गिर रहा है, तो आरबीआई जो है उससे वो मुनाफा कमा करके सरकार को डिविडेंड दे रहा है। ये
कई जगह ये बातें चर्चा में हैं। अभी करीब 3 लाख करोड़ रुपए आरबीआई ने डिविडेंड के रूप में सरकार को एक तोहफा उपलब्ध कराया है। वो दिया है आरबीआई ने, हाँ उसी की बात कर रहा हूँ मैं। जी उसी की बात कर रहा था। तो ये दोनों चीजें कैसे हो सकती हैं कि वो आरबीआई उसको पैसा दे? आरबीआई जिस तरह से चलती है, कहीं ना कहीं उनको सेविंग्स होती हैं। कई तरीके हैं, मामले हैं जिसमें उनको सेविंग होती है, तो उन्होंने गवर्नमेंट को रिलीफ दी। गवर्नमेंट ने नॉन टैक्स रेवेन्यू में सेंट्रल लेवल पे 3 लाख 10,000 या 20,000 करोड़ के आसपास का स्रोत का अनुमान लगाया था, और यानी विभिन्न स्रोतों से। अकेले जो रिजर्व बैंक उसका एक हिस्सा था, तो अकेले रिजर्व बैंक ने करीब उसकी पूर्ति कर दी। 2.87 लाख करोड़ के आसपास रिजर्व बैंक ने दिया है, और 3.1 या 3.2 लाख करोड़ का बजट में प्रावधान था। तो बड़ा गिफ्ट मिल गया। चलिए, वो उसको जायज भी अपन मान के चलते हैं। सोना बेचा, किस तरीके से आया, डॉलर एक्सचेंज में आपको वो रहता है, कभी आपने सोना बेचा, तो कई माध्यम है जिससे कि रिजर्व बैंक को रेवेन्यू मिल जाती है। वो जायज है, एक दायरे के अंदर है, रिजर्व बैंक सपोर्ट भी कर सकती है। लेकिन रिजर्व बैंक के सपोर्ट पे जो गवर्नमेंट अगर चल रही है, तो आपके आय के स्रोतों की कमी है। बजट और क्यों नहीं बढ़ रहा? छत्तीसगढ़ में काम क्यों नहीं हो रहा है? जो आपने बजट पेश किया उतना राजस्व आप प्राप्त नहीं कर पा रहे हो। केंद्र सरकार जो आपने बजट पेश किया 48 लाख करोड़ का या 50 लाख करोड़ के आसपास का, 45-50 लाख करोड़ के आसपास का, उसमें आय के स्रोत पूरे नहीं हो पा रहे, तो आपको राजस्व पैसे चाहिए। जो आप डीजल पेट्रोल के दाम अंतरराष्ट्रीय बाजार में गिर जाने के बाद सेस लगा कि उसी दाम पे बेच रहे थे। जो 110 रुपया डॉलर प्रति बैरल कच्चा तेल था, 70 रुपए यूपीए की सरकार में। हाँ, अभी तो क्रूड कम हुआ है। अभी जो 120-25 जो पहुंच गया था, अब तो 90-92 पे आ गया क्रूड। 95 पे आ गया। फिर भी उसको 92 पे आ गया, तो उसके बाद भी अभी तो भी आपने बढ़ा रखा। 20 में 70 के आसपास आ गया था, जब 70 पे आ गया तो भी 100, अब 110 पे आ गया तो भी 100, बल्कि कुछ बढ़ रहा है, 10 रुपए बढ़ी गए। ये आर्थिक सुनामी की क्या बात है? राहुल गांधी बार बार हर मंच से ये कह रहे हैं कि आर्थिक सुनामी आने वाली है। वो डरा रहे हैं क्या देश को? इसमें जैसे किसी भी लीडर के साथ होती है, राहुल जी अपने आप में अर्थव्यवस्था की दुनिया के विशेषज्ञों में तो नहीं गिने जाते। वो लीडर हैं हमारे, एक राजनीतिक दल के लीडर हैं, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है। तो मेरे पास कितनी जानकारी है? मैं किसी अर्थव्यवस्था का ज्ञानी वैसा तो नहीं हूं, थोड़ी बहुत जानकारी मेरी हो सकती है। तो मैं जो बात बोलूंगा कहां से बोलूंगा? मैंने 2.87 लाख करोड़ की बात आपके सामने रखी, तो मैंने कहीं से किसी विश्वसनीय स्रोत से उसको पाया। तो राहुल जी के पास ऐसे वैश्विक स्तर के विशेषज्ञों की जानकारी का संकलन होता है। वो पूछते हैं, लोगों से इंटरेक्शन करते हैं, बात करते हैं, और जब एक से ज्यादा लोग ऐसी चिंता व्यक्त करते हैं, तब राहुल जी का स्टेटमेंट आता है कि ऐसी स्थिति आ रही। वो अपने से बोल रहे हैं, ये सोचना बिल्कुल गलत होता है, क्योंकि उसके मायने कुछ और है। तो राहुल जी ऐसा बोल दिए 100%। आप कितनी चीजों को तो राहुल जी बोल गए जो बाद में हुई। कोरोना से लेके, थाली बजाओ से लेके, मतलब कहां से लेके कितने बिंदुओं पे राहुल जी ने जिन बातों के लिए आगाह किया, वो बातें आखिर हुई। एसआईआर की प्रक्रिया से लेके आप देखिए कि आखिर पश्चिम बंगाल में क्या हुआ। 27 लाख मतदाताओं के नाम ट्रिब्यूनल के पास पड़े रह गए, और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि एक बार वोट नहीं देंगे तो अगली बार वोट दे देना। चुनाव भी दिया, एक परिणाम सामने आ गया। तो राहुल जी जिन बातों को उठाते हैं, ये केवल एक राहुल गांधी जी खड़े होके और बोल रहे हैं ऐसी बात नहीं होती। अनेकों लोगों के, अनेकों विश्वसनीय विशेषज्ञों की बात जब उनके पास आती है, तो उसका सार निकाल के राहुल जी फिर बोल रहे हैं कि तैयार रहिए, देश को खतरा है, प्रजातंत्र को खतरा है। जब उनने बोला उस समय कि देखिए तो वहां ऐसा बोला है, भले मोदी जी जब गए थे क्या क्या बोल के अलग छोड़ दीजिए उसको, मुझे शर्म आती है कि मैं इस देश में जन्म पाया, छोड़ दीजिए, वो सब चीज को छोड़ दीजिए।
लेकिन जिस चीज को राहुल जी ने बोला आज ईडी, आईटी, सीबीआई, इलेक्शन कमीशन के माध्यम से होता दिख रहा है। आज देश में वो सारी चीज होती दिख रही है ना, कि ऐसा दबाव बनाया जा रहा है कि लाइन पे आ जाओ, हमारे पास आ जाओ, नहीं तो ठीक नहीं होगा। और लोग तो प्रजातंत्र खतरे में है कि नहीं? अगर आईटी, सीबीआई, ईडी और इलेक्शन कमीशन तंत्र को चलाएंगे तो प्रजातंत्र तो खतरे में हो ही गया। इस खतरे के बीच मुझे लगता है ये आखिरी सवाल, आपसे काफी लंबी बात हो गई, दो हिस्सों में, एक तो आपके बारिश के कारण और दूसरा यहाँ बैठ करके। तो इस खतरे के बीच जो हलचल अभी देश में हुई है, काकरोच जनता पार्टी, और वो भी ऐसे समय में जब देश में बेरोजगारी की स्थिति, भीषण स्थिति है सामने, और एग्जाम्स जो हैं बच्चों के सीबीएसई, नीट, या तमाम जो एग्जाम है उसको लेके धांधली, और यही मुद्दा इन्होंने उठाया है। तो ये दोनों चीजों को आप किस तरह देखते हैं? इसमें एक चीज और जोड़ देता हूं कि काकरोच पार्टी की चर्चा तो हुई, और देश भर में एनएसयूआई के जो आपकी पार्टी के जो यूथ विंग है वो भी इसको आंदोलन वैसा कर रहा है, उसको लेकर के वो सवाल उठा रहा है, जगह जगह आंदोलन पूरे देश में कई हिस्सों से रिपोर्ट आई, तो वो हुआ है। तो ये एक नई जो एक तो ये कि युवाओं की जो स्थिति है वो, और ये काकरोच जनता पार्टी है, इसको आप किस तरह देखते हैं? कि आप पॉलिटिकल ये फोर्स की तरह देखते हैं, या एक युवाओं के बीच में जो हलचल है ये उसका एक अभिव्यक्ति है, या फिर ये एक तात्कालिक रूप से है? और जैसा बहुत जगह कई लोगों ने ये राय रखी है कि ये शायद कांग्रेस या राहुल गांधी जो मुद्दा उठा रहे हैं उससे ध्यान भटकाने के लिए ये कोई अन्ना आंदोलन की तरह का कोई आंदोलन तो नहीं है। इसको बहुत अलग अलग ढंग से लोग देख रहे हैं, आप कैसे देख रहे हैं? एक देश में जितनी बेरोजगारी है, कह रहे हैं कि 45-50 साल में इतनी बेरोजगारी नहीं रही, उतना प्रतिशत बेरोजगारी, और बेरोजगारों की संख्या प्रतिवर्ष बढ़ती चली जा रही। दूसरा, दाम जो आज वस्तुओं के हैं, मैं अभी एक साथी से बात कर रहा था, वो साइकिल के मरम्मत का काम करते हैं, एक पंच भी है बेमेतरा जिला के। उनने बताया कि बाबा 10 साल पहले, मैं कहा कैसा चल रहा है काम, कैसा चल रहा है? कि 10 साल पहले मैं साइकिल का एक ट्यूब 30 रुपए में बेचता था, 12 या 18 रुपए में मेरे को मिलता था, और उसमें 12 या 18 रुपए जोड़ के 30 रुपए में मैं बेचता था। आज उसकी कीमत 300 रुपए। जो साइकिल 1200-1500 रुपए में बिका करती थी, आज उस साइकिल की कीमत 6 से 9 हजार रुपए। अगर ये स्थिति है कि ठीक है दाम बढ़ रहे हैं, तो खरीदने वालों की क्रय क्षमता उस अनुपात में बढ़ी क्या? महंगाई किसको कहते हैं? अभी आंकड़े हैं कि इन्फ्लेशन बड़ा कंट्रोल में है, ये है वो है, लेकिन अपने जेब से एक व्यक्ति एक टायर को खरीदने के लिए पहले 30 रुपए लगाता था, उनकी आमदनी 100 रुपए थी, 70 रुपए उनको बचते थे। अब वो 300 रुपए में टायर के ट्यूब को खरीद रहे हैं, तो क्या उनकी आमदनी 370 रुपए है या उससे ज्यादा है? 100 से आमदनी, जो लोग काम कर रहे हैं, सर्विस सेक्टर में हैं, तनख्वाह पाते हैं, उनकी आमदनी 10 गुना बढ़ी क्या? 300 रुपए के टायर, 30 रुपए के टायर को, साइकिल के टायर को अगर 300 रुपए में खरीदना पड़ रहा है, तो आप लेबर हो, मजदूरी करते हो, तो आमदनी 10 गुना बढ़ी क्या? आप खेतीहर हो, किसान हो, आपकी उपज की कीमत 10 गुना बढ़ी क्या? बचत। आप सैलरीड एम्प्लॉई हो, आपकी सैलरी 10 गुना बढ़ी क्या? आज आमतौर पे कहीं भी जाके मैं पूछता हूं, कॉन्ट्रैक्ट नियुक्तियों का जमाना है, तनख्वाह देने से बचो, तनख्वाह ज्यादा देनी पड़ती है तो कॉन्ट्रैक्ट में नियुक्ति दे दो। बेटा कितने में काम कर रहे हो, कितना मिलता है आपको? 6,000, 8,000, 9,000। सामान्य रूप से कोई गार्ड के रूप में है, कोई कहीं काम कर रहा है, कोई कहीं काम कर रहा है, कोई नर्स के रूप में प्राइवेट में काम कर रहा है, बेटा कितना आपको मिल रहा है? वो 10 गुना बढ़ा क्या?
आज जिनको आप 6,000 या 9,000 दे रहे थे, 10 साल पहले क्या वो 90 रुपए में 900 रुपए में काम कर रहे थे? नहीं, ये महंगाई कि आपको खरीदने की कैपेसिटी आपकी सीमित हुई, तो बेरोजगारी, खरीदने की कैपेसिटी कम, और फिर इधर आपको भ्रष्टाचार दिख रहा है, यानी तंत्र को प्रभावित कर रहा है। हर आदमी जो इम्तिहान देता है पास तो नहीं होगा, लेकिन इस उम्मीद से इम्तिहान में बैठता है कि जो होगा फेयर होगा। वही अगर फेयर नहीं है तो आप पे दोबारा इम्तिहान देना, एक नीट के इम्तिहान के लिए देश के टॉप मोस्ट यानी इंटेलिजेंट जो बच्चे हैं वो पास होते होंगे उसमें, और वैसे बच्चे 24 लाख या 26 लाख बच्चों ने उस इम्तिहान को दिया इस उम्मीद से कि जो रिजल्ट आएगा हम उसको बिल्कुल मानेंगे, लेकिन कोई हेरा फेरी नहीं है। सिलेक्ट तो होंगे 10,000, 20,000, 50,000, जितनी सीट होगी 1 लाख, मान लीजिए प्राइवेट और गवर्नमेंट मिला के 1 लाख सीट होगी, तो 24 लाख में 1 लाख ही सिलेक्ट होंगे। पर वो इस मन से और इस भरोसे से तैयारी करते हैं। वही आप सीबीएसई में लगा लीजिए, वही दूसरी चीज में लगा लीजिए, तो ये गुस्सा आएगा कि नहीं? एक बार चलो गलती हो गई, किसी ने सेटिंग कर ली, फिर तीसरी बार, चौथी बार, 10वीं बार, यानी तंत्र आपके कंट्रोल के बाहर है तो गुस्सा आएगा। अब एक व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस साहब की पता नहीं क्या मनस्थिति थी, वो कॉकरोच बोल दिया, और उन्होंने एक युवा ने जोड़ के चला दिया, मैं भी कॉकरोच। अब वो देश के सारे ऐसे युवा जो अंदर ही अंदर आंदोलित हैं, दुखी हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, मैं भी कॉकरोच, 2 करोड़ हो गए सब कुछ दिन के अंदर। तो एक भावना तो सामने आती है। इसका भविष्य क्या होगा कि जो व्यक्ति लीड कर रहे हैं इनकी व्यक्तिगत कैपेसिटी क्या है एक लीडरशिप के लिए, तो क्या उनमें वो कैपेसिटी है लीडरशिप की कि वो पॉलिटिकल पार्टी में कन्वर्ट होके और बहुत सारे लोगों को जोड़ के परिवर्तन लाने की दिशा में आगे बढ़ सकेंगे। तो समय आगे बताएगा, मुद्दा निश्चित रूप से लोगों के बीच में। तो अभी आप कोई आउटराइटली रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं इस पार्टी को? उनने क्योंकि दोनों चीज कहा, जो मैंने सुना जहां तक कि अभी हम नहीं सोच रहे हैं लेकिन हो सकता है, तो वो हो सकता है कि राजनीतिक दल के रूप में अगर उनको ऐसा समर्थन मिले तो उनकी कैपेसिटी व्यक्तिगत भी टेस्ट होगी। अभी उसमें तो सफल हुए, 2 करोड़ लोगों को जोड़ लिया। अभी हमारे एक्टर देखिए तमिलनाडु में वो विजय जी युवाओं को जोड़ लिया। एक वर्ग पूरा समाज का जो शायद 40% मतदाता का होगा, उनको उनने जोड़ने में सफलता हासिल की। बहुतायत महिलाएं जो 50% मतदाता हैं उनमें उनने जोड़ने में सफलता हासिल की। घर में महिला ही देख रही ना, घर की महिला की हालात कैसे हैं, रसोई कैसी चल रही, बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही, पति की तनख्वाह नहीं बढ़ रही, ये तो महिला देख रही है। तो उन्होंने उसको अपने साथ जोड़ने में सफलता हासिल की वोट के माध्यम से। अब ये जो दीपके जी हैं, ये कितने इसमें सफल होते हैं? भावना तो लोगों में है कि डिलीवर नहीं हो रहा। जिस तरह भावना थी और रातों रात मिलियन सब्सक्राइबर इनके उसमें हो गए थे इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया साइट्स में, उस स्तर पर प्रदर्शन करने के लिए जब जंतर मंतर में जुटे तो उतनी भीड़ नहीं आ पाई जितनी उम्मीद की जा रही थी कि बहुत बड़ा प्रदर्शन होगा। तो उसको लेकर क्या सोचते हैं? ये सिर्फ सोशल मीडिया के इनके सपोर्टर हैं कि जमीन पर भी इनके साथ आगे आएंगे? वो समय बताएगा। समय उनको अगर राजनीति में आने की मंशा है तो समय देना चाहिए। कई मूवमेंट्स हम लोगों ने देखे, असम गण परिषद का देखा, अभी बंगाल में देखा, नेपाल में देखा, बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में, बांग्लादेश में, तो वहां देखा, श्रीलंका में देखा, और जगह भी देखा। पहले तो फ्रेंच रेवोल्यूशन वगैरह देखा, बहुत सारे इतिहास में ऐसे पढ़ा हुआ है। यहाँ आम आदमी पार्टी के उद्भव को भी देखा। तो एक लोगों में जो आता है कि नहीं, ये जो तंत्र चल रहा है इसके अलावा हमको कोई विकल्प चाहिए, तो वैसा विकल्प अगर अपने आप को प्रस्तुत कर सके तो एक बड़ा वर्ग समाज का है जो वर्तमान स्थिति से निजात चाहता है। वो खुल के बोल रहे हैं, हिंदू मुसलमान कब तक करोगे, ये हमारे इम्तिहान का क्या होगा,
ऐसे मंत्री जो काबिल नहीं है उनको आप बना के रख रहे हो, यानी कई मुद्दों पे डायरेक्टली फोकस करके 5-6, वो भी नहीं कि 50, 5-6 मुद्दों को चुन के वो अपने मूवमेंट को सामने रखे हैं। अब काफी लंबी बातचीत आपसे हुई और अभी हम बात कर रहे थे टीएस सिंहदेव बाबा, जिनको छत्तीसगढ़ से लेकर के देश की राजधानी तक इस नाम से जाना जाता है। मीडिया से बातचीत करने में बाबा बहुत खुलकर बात करते हैं, कभी हिचकते नहीं। और एक आध दो बार पहले भी, अभी हाल फिलहाल भी उन्होंने कहा था कि वो उनके मन की जो बात है वो कर लेते हैं, वो रेडियो में नहीं बोलते, वो पत्रकारों से सीधे रूबरू होते हैं। और द लैंस से काफ़ी खुलकर बातचीत हुई और आखिरी में उन्होंने विकल्प की बात की है। तो ये विकल्प बाबा, उम्मीद है कि आने वाले समय में दिखेगा। आपका बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।